अगर आपको लग रहा है कि बांग्लादेश में हालात अब शांत हो गए हैं, तो जरा ठहरिए, असली कहानी अब शुरू हुई है। जिस देश ने पिछले कुछ सालों में राजनीतिक उथल-पुथल, विपक्षी आंदोलनों, चुनावी बहिष्कार और सत्ता बनाम सड़कों की लड़ाई देखी है, वहां अब चौथे रेफरेंडम की चर्चा तेज हो रही है। सवाल ये है कि क्या सच में बांग्लादेश अपने राजनीतिक दिशा बदलने जा रहा है, और अगर हाँ तो इसका असर सिर्फ ढाका तक रहेगा या दिल्ली तक भी पहुंचेगा। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। बांग्लादेश में आगे क्या और चौथे रेफरेंडम से कैसे बदलेगी तस्वीर। नमस्कार, मेरा नाम है ज्येष्ठा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। सबसे पहले समझते हैं कि चौथा रेफरेंडम है क्या। बांग्लादेश का राजनीतिक इतिहास रेफरेंडम से अनजान नहीं है। 1977 में जियाउर रहमान के समय, 1991 में संसदीय व्यवस्था की वापसी के लिए और 2011 में संविधान संशोधन के जरिए कार्यवाहक सरकार यानी केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम को हटाने के बाद से चुनावी प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठते रहे। अब विपक्षी दल, खास तौर पर बीएनपी, लगातार मांग कर रहे हैं कि एक स्वतंत्र और न्यूट्रल अंतिम सरकार की देखरेख में चुनाव कराया जाए। इसी बहस के बीच रेफरेंडम का विचार फिर से सामने आया, यानी जनता से सीधे पूछा जाए कि चुनावी प्रणाली कैसी होनी चाहिए। अब यहाँ सवाल उठता है कि रेफरेंडम की जरूरत क्यों पड़ी। 2014 और 18 के आम चुनावों में विपक्ष ने धांधली के आरोप लगाए थे। 2024 के चुनाव में बीएनपी ने हिस्सा नहीं लिया। अंतर्राष्ट्रीय और पश्चिमी देशों, खासतौर पर अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठाए। अमेरिका ने तो वीजा पॉलिसी तक लागू की, जिसमें चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने वालों पर प्रतिबंध की बात कही गई। यानी मामला अब सिर्फ घरेलू राजनीति का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय भरोसे का भी है। यहीं से आता है चौथा रेफरेंडम का आइडिया। अगर जनता सीधे तय करे कि चुनाव किस ढांचे में हो, तो वैधता का सवाल कम होगा। लेकिन ये क्या इतना आसान है? जरा सोचिए, अगर बांग्लादेश में कार्यवाहक सरकार की वापसी पर जनता मोहर लगा देती है, तो क्या वर्तमान सत्ता इसे सहज स्वीकार करेगी? और अगर नहीं स्वीकार करती, तो क्या सड़कों पर फिर वही टकराव लौटेगा जो हमने 2013-14 में देखा था? और सबसे अहम, भारत किसके साथ खड़ा होगा? अब बात करते हैं असर की। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी है, जिसके साथ 4000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा साझा है। व्यापार $18 बिलियन से ऊपर का है। भारत ने बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, रेल और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है। अगर यहाँ राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, तो इसका सीधा असर सीमा सुरक्षा, शरणार्थी संकट और क्षेत्रीय संतुलन पर पड़ेगा। एक और फैक्टर है चीन। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश ने चीन के साथ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर समझौते किए हैं। अगर राजनीतिक बदलाव होता है, तो नई सरकार चीन के और करीब जाती है, तो ये भारत की रणनीतिक चिंताओं को बढ़ा सकती है। वहीं अगर नई व्यवस्था पश्चिमी देशों के ज्यादा करीब जाती है, तो क्षेत्रीय समीकरण और बदल सकता है। अब समझिए कि रेफरेंडम कैसे तस्वीर बदल सकता है। अगर जनता कार्यवाहक सरकार की वापसी के पक्ष में वोट करती है, तो चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बढ़ सकता है। इससे विपक्ष चुनाव में हिस्सा लेगा, राजनीतिक हिंसा कम हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय वैधता मजबूत होगी। लेकिन अगर रेफरेंडम को सत्ता पक्ष अस्थिरता की साजिश कहकर खारिज करता है, तो ध्रुवीकरण और बढ़ेगा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, संविधान संशोधन कार्यवाहक सरकार सिस्टम को 2011 में 15वें संशोधन के जरिए हटाया गया था। उसे वापस लेने के लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए, यानी सिर्फ जनमत काफी नहीं, राजनीतिक सहमति भी जरूरी है। तो आगे क्या? 3 संभावनाएं दिखती है। पहली, रेफरेंडम होता है, जनता कार्यवाहक सरकार चलाती है और सत्ता समझौता कर लेती है। दूसरा, रेफरेंडम टलता है, विपक्ष आंदोलन तेज करता है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता है। तीसरा, राजनीतिक गतिरोध बना रहता है, लेकिन धीरे धीरे चुनावी सुधारों पर सहमति बनती है। तो सवाल अब यही है कि क्या बांग्लादेश चौथे रेफरेंडम के जरिए अपनी लोकतांत्रिक दिशा रीसेट करेगा, या फिर ये एक और राजनीतिक अध्याय बनकर रह जाएगा, जहां सड़कों की आवाज और संसद की चुप्पी आमने सामने खड़ी होगी। और सबसे अहम, क्या इस बार फैसला ढाका में होगा या बदलाव वॉशिंगटन, ब्राजील और दिल्ली से तय होगा? बांग्लादेश की राजनीति सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं, ये दक्षिणी एशिया की स्थिरता, लोकतंत्र और
शांति संतुलन की कहानी भी है। आने वाले महीनों में जो होगा उसका असर सीमाओं से कई आगे तक जाएगा। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।